नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार पर्सनल ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 15 अगस्त है और आज के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और पीएम मोदी दिल्ली के लाल किले से लाइव भी हो चुके हैं और देश को संबोधित कर रहे हैं। आप लोगों को भी इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका दिन बहुत बढ़िया से गुजरे। ये मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। आज हम इस शुभ अवसर पे बात करेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए उन 5 आंदोलनों के बारे में, जो आंदोलन महात्मा गांधी को एक आम इंसान से पूरे दुनिया में अलग बनाता है। वो 5 आंदोलन जो सत्य अहिंसा पे आधारित और अहिंसात्मक रूप से उन्होंने बखूबी इस आंदोलन को निभाया और इस आंदोलन का जो परिणाम आया, क्या वाकई वो देश के हित के लिए था? क्या वाकई उनके आंदोलन का जो नतीजा आया उससे देश और देश के जनहित को फायदा मिला? इन सब चीज़ों पे आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सबसे पहला आंदोलन वो है चंपारण सत्याग्रह। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और इस आंदोलन के माध्यम से गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पे आधारित था। दूसरा आंदोलन की बात करें तो दूसरा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला हत्याकांड के बाद देश में गुस्सा था। अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ते जा रहा था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ स्वराज की मांग उठनी शुरू हुई। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई। छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, मजदूर हड़ताल पे चले गए, अदालतों में वकील आना बंद हो गए। शहरों से लेकर गांव देहात में आंदोलन का असर दिखाई देने लगा। ये इतना बड़ा आंदोलन था और इसको लीड महात्मा गांधी कर रहे थे और उनके पीछे उनको मानने वाले फैन, आज तो हम फैन फ्लोइंग कहते हैं, उस समय उनको दुनिया भगवान की तरह मानती थी। वो भारत के लोग, गरीब लोग, जिनको उम्मीद थी महात्मा गांधी से, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार हुआ जब अंग्रेज राज की नींव हिल गई थी। जी हाँ फ्रेंड, अंग्रेज पूरी तरह से बौखला गए थे, हिल गए थे। उन्हें लगने लगा था कि कुछ बड़ा खेल न हो जाए हमारे साथ। इसी बीच फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस कांड में कई पुलिस वाले मारे गए। आंदोलन में हुई इस हिंसा से आहत गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की, ये इतिहास बता रहा है। लेकिन इसके उलट ये असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाना और फिर वापस ले जाना, ये देश और देश के जनहित के लिए काफी घातक साबित हुआ। ये देश को कतई फायदा नहीं पहुंचाया। ये महात्मा गांधी द्वारा एक गलत कदम था, जो अगर आप चलाएं तो उनको वापिस नहीं आना था। लेकिन इसके पीछे लॉजिक वो ये देते हैं कि वो तो अहिंसात्मक थे, वो करुणा की बात करते थे, वो प्यार की बात करते थे, सत्य अहिंसा की बात करते थे और सत्य अहिंसा पे चल के ही देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। लेकिन इसमें पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और कई पुलिसकर्मियों की जान हत्या हो गई थी। इसलिए उन्होंने हिंसात्मक रूप मानते हुए इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे इस आंदोलन का कोई मतलब मायने नहीं निकला और इस आंदोलन से होने वाले फायदे का जो उम्मीद किया गया था वो भी नहीं मिला। अब महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीसरे आंदोलन की हम बात करेंगे तो वो है नमक सत्याग्रह।
असहयोग आंदोलन के करीब 8 साल बाद महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन किया। इस आंदोलन से अंग्रेज सरकार हिल गई। महात्मा गांधी ने 12 मार्च सन 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन का पैदल मार्च निकाला। इस मार्च को दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और दांडी सत्याग्रह के रूप में इतिहास में जगह मिला, ऐसा इतिहासकार का मानना है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। दरअसल 1930 में अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन से गांधी जी नमक पर से ब्रिटिश राज के एकाधिकार को खत्म करना चाहते थे। 12 मार्च को शुरू हुआ ये ऐतिहासिक मार्च 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। इस दौरान गांधी जी और उनके साथ चल रहे आंदोलनकारी लोगों से नमक कानून को तोड़ने की मांग करते थे। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई, लेकिन पीछे नहीं मुड़े। 1 साल चले इस आंदोलन के दौरान कई नेता गिरफ्तार हुए। अंग्रेज इस आंदोलन से घबरा गए। आखिरकार 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के बाद आंदोलन वापस हुआ और अंग्रेजों की दमकारी नीति वापस ली गई। तो ये एक आंदोलन था जिसमें कई सारे क्रांतिकारी को लाठीचार्ज किया गया, मार खाए, जेल गए, लेकिन इसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिला। लेकिन तत्काल रूप से उसी समय के लिए जो नमक पे कर लगाया गया था उस कानून को वापस ले लिया गया। अंग्रेज वापस हमें आज़ादी नहीं दिए थे और अंग्रेज कुछ ज़्यादा बर्ताव नहीं किए थे, बदलाव नहीं किए थे। सिर्फ ये नमक पे लगे कानून के खिलाफ ये आंदोलन था और उसमें सफलता मिली, लेकिन कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा और मार भी खाना पड़ा। नेक्स्ट जो चौथे नंबर का आंदोलन आता है वो आता है हरिजन आंदोलन। हरिजन जिसने देश को अब तक दीमक की तरह बर्बाद कर रहा है, लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी हो, सांसद हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या इस देश के आम सिविलियन हो, किसी को इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि कैसे हमारा देश दिन प्रतिदिन चाइना, अमेरिका, रूस, जापान, ईरान, हर देश से हम पीछे होते चले जा रहे हैं। इसका आखिरकार कारण क्या है? कारण ये हरिजन एक्ट है। इसके बारे में हम जानते हैं, इस आंदोलन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। छुआछूत विरोधी आंदोलन, ये महात्मा गांधी को लगता था कि ये जो देश में छुआछूत चलता है, मतलब 1933 के आसपास देश में बहुत ही छुआछूत जैसी भाव थी। एक दूसरे को लोग छूना नहीं चाहते थे, एक दूसरे के पास बैठना नहीं चाहते थे। उनका लॉजिक था कि ये बड़े कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। जो बड़े कास्ट होते थे वो लोअर कास्ट के सामने नहीं जाते थे, उनसे बातें करना अच्छा नहीं लगता था, उनके साथ रहना ठीक नहीं था, इतना ज़्यादा छुआछूत था। इसके खिलाफ महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ था। इस दौरान महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया। इस उपवास के साथ 1 साल लंबे अभियान की शुरुआत हुई। उपवास के दौरान गांधी जी ने कहा था, या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो। ये लोगों के बीच उनका स्टेटमेंट था कि छुआछूत को या तो जड़ से हटा दो या हमें ही अपने बीच से हटा दो। इससे पहले 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। दलित समुदाय के लिए हरिजन नाम भी महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया था। तो हरिजन के प्रति उनके दिल में मोहब्बत था, प्यार था और किस तरह से उन्होंने हरिजन के लिए एक स्पेशल कोटा बनवाया, जिससे आज तक दुनिया बर्बाद है, देश बर्बाद है, लेकिन महात्मा गांधी को पूजने वाले लोगों की कमी नहीं है। आइए आगे जानते हैं। अब ये हरिजन एक्ट भारत में क्या प्रभाव लाया? हरिजन जो एक्ट था वो हरिजन जो हमारे देश में छुआछूत था वो अंग्रेज द्वारा एक प्रोपेगेंडा था, प्री प्लानिंग, एक साजिश था। पूरे देश में अंग्रेज के माध्यम से ही छुआछूत फैलाया गया था। लेकिन महात्मा गांधी की बुद्धि इतना काम नहीं कर रहा था कि वो
उस चीज को समझे और जहां अंग्रेज ने इसको लाने के लिए शुरू किया था उस चीज को उसी माध्यम से महात्मा गांधी इसको मिटा पाते। चूंकि उनको जानकारी नहीं थी इसीलिए ये आम लोगों से ही लड़ते पीड़ते थे और आम लोगों को के बीच ही इनका आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन किसी अंग्रेज के खिलाफ नहीं था बल्कि आम भारतीय के खिलाफ था, जो भारतीय अपने आप को अपर कास्ट समझ के दलितों से छुआछूत करते थे उनके खिलाफ था। उनको ये इतना दिमाग में नहीं आता था कि अंग्रेजों द्वारा चलाया गया प्रोपगंडा है और इस प्रोपगंडा को चलाने के लिए गुरुकुल को ध्वस्त किया गया था और गुरुकुल को ध्वस्त करने के बाद कन्वेंट सिस्टम लाया गया और कन्वेंट सिस्टम में सिलेक्टिव लोगों को और सिलेक्टिव कास्ट को ही लिया गया और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया ताकि एक सदी बीत जाने के बाद ये बताने में अंग्रेज कामयाब हो जाए कि देखो वो अनपढ़ गवार पढ़ा लिखा भी नहीं है, कास्ट का भी लोअर है, वो तो तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है और हमारे जहन में गंदगी भर दे। ये सब पूरा प्लानिंग था। लेकिन महात्मा गांधी को ये सब बातों से क्या लेना देना। महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब को तो लगता था हमारा देश का सभ्यता ही खराब है, हमारे देश के लोग ही खराब है, लेकिन उन्हें किस तरह से खराब किया गया इतना समझने के लिए महात्मा गांधी के पास बुद्धि नहीं थी। ओवरऑल उनके द्वारा ये चलाया गया आंदोलन ये फेल था और आज तक भारत में छुआछूत है और भगवान ने चाहा तो कयामत आने तक ये छुआछूत रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी संविधान और संविधान बनाने वालों महान आदमी ने हर एक काम भारत के भविष्य को तय कर दिया है जाति प्रमाण पत्र के आधार पे। तो हम जैसी जाति को भूलने का प्रयास करते हैं तो हमें जाति प्रमाण पत्र किसी न किसी फील्ड के लिए बनाना पड़ता है और फिर से हमें याद आ जाता है कि हमने तो ये कास्ट में रहना है, वो कास्ट है और छुआछूत मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो 100% आज तक भारत से छुआछूत नहीं मिटा है। महात्मा गांधी फेल थे क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड में ज्ञान नहीं था, लॉजिक नहीं था। उन्होंने जो आंदोलन किया था वो बिल्कुल गलत आंदोलन किया था, गलत लोगों के खिलाफ आंदोलन किया था। अब लास्ट आंदोलन है, आखिरी आंदोलन उनके द्वारा, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। मुंबई में हुई इस रैली में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन शुरू होते ही अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर जमकर कहर ढाया। ठीक है, गांधी समेत कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस आंदोलन ने दूसरे विश्व युद्ध में उलझी ब्रिटिश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। अंग्रेजों को आंदोलन खत्म करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। यह भारत की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना गया, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि देश की आज़ादी 1942 में चलाए गए महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं हुआ था और न ही अंग्रेज इस आंदोलन से परेशान हुए थे, बल्कि अंग्रेज की परेशानी थी जर्मनी और जर्मनी का हिटलर द्वारा इतने बम बरसाए गए थे अंग्रेज के ऊपर कि अंग्रेज पूरी तरह कंफ्यूज थे और उस वक्त 70-71 देशों पे अंग्रेजों का राज था। इसलिए अंग्रेजों का अधिकारी और वहां का सेना 71-72 देशों में डिस्ट्रीब्यूट थे और वो बिल्कुल कमजोर थे। इसका फायदा उठाते हुए जर्मनी का हिटलर ने अंग्रेजों के ऊपर बम बरसाना शुरू किया, जिससे अंग्रेजों को लगा कि अब हम दूसरे के देश पे जो कब्जा किए हैं उसको अगर नहीं छोड़े तो हमारा देश खुद हाथ से निकल जाएगा और अपने देश और अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मजबूरी में उन्हें भारत जैसे देश और इनके पार्लर कई ऐसे अन्य देश जिन पे अंग्रेज का उस समय राज हुआ करता था उस सभी को छोड़ना पड़ा। और भारत में जो देश की आज़ादी मिली वो एक कंप्रोमाइज था, समझौता था। नेहरू के द्वारा समझौता किया गया था और ये 99 साल के लीज पे समझौता किया गया था, ना कि देश आज़ाद हुआ है और अंग्रेजों के ऊपर कोई भी भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का कोई असर नहीं हुआ था। और महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए वो सब फेल था और उनके आंदोलन से भारत के लोगों का और भारत का कभी भी कोई भलाई नहीं हुआ। इसी तरह एक दिन आता है जब नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें शूट कर दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, देश का बंटवारा भी हो जाता है, हजारों लाखों लोगों की हत्या हो जाती है और भारत वही कानून को फॉलो करते रहता है
जो अंग्रेज द्वारा सन 1858 से बनाते आए थे देश में, उसको 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संकलित कर दिया गया और उसी सारे एक्ट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत का संविधान बना दिया गया, जिस कानून के खिलाफ हमारे यहाँ लाखों करोड़ों वीर क्रांतिकारी शहीद हो गए, जिस अंग्रेज के खिलाफ, जिस अंग्रेज के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ, उसी कानून को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान बना दिया गया और महात्मा गांधी देखते रह गए और महात्मा गांधी के सामने ही देश का अब बंटवारा हो गया और लाखों हिंदू मुसलमान की जान चली गई और इतने खूनों पे आधारित ये देश का नवनिर्माण हुआ, जिससे आज तक देश पिछड़ा हुआ है। और चाइना 2 साल बाद आज़ाद होने के बाद भी कहां से कहां निकला। अब देखिए, महात्मा गांधी का आंदोलन इसलिए फेल हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे और उस अंग्रेज के खिलाफ जो हमें क्रूरता से हमारे देश को कब्जा किया था, हमारी बहु बेटियों को का इज्जत लूटना, हमारी बहु बेटियों को मार देना या हमें मार देना, हमारे देश के संपत्ति को लूटना, ऐसे लोगों से महात्मा गांधी प्यार से आज़ादी लेना चाहते थे। ये हथियार ही उनका गलत था। जब हमारे रामायण में सीता का हरण हुआ था तो भगवान राम ने बाण उठाया था। महाभारत में अधर्म की जीत होने वाली थी तो अधर्म पर धर्म की विजय के लिए भगवान कृष्ण को स्वयं अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र की धरती में आना पड़ा था और महाभारत का युद्ध हुआ था। तब जाके अधर्म पे धर्म का विजय हुआ था और धर्म की स्थापना हुई थी, जिसका नतीजा आज हम लोग हैं कि एक सभ्य रूप में जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन जब देश का हरण अंग्रेजों के साथ हुआ तो महात्मा गांधी का गलत हथियार अहिंसात्मक रूप से आज़ादी लेना, जिसका कोई पॉजिटिव परिणाम देश को नहीं मिला और देश को जो मिला समझौते के आधार पर आज़ादी, वो देश को बर्बाद किया, देश को कई टुकड़ों में बांटा। हालांकि जब भी वो आंदोलन किए, उस कई आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा लाठी बरसाया गया, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, फिर भी इन्हें प्यार मोहब्बत ही दिखता था। अगला आदमी आप पे लाठी चार्ज कर रहा है और आप अहिंसा की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से बेवकूफ़ी है। कोई हमें मारे जा रहा है, पीटे जा रहा है और हम उसे प्यार से मनाने की प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि हम अपनी जान गंवा देंगे और कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं हुआ। यही सब महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हालांकि महात्मा गांधी का जो व्यू था, जो पर्पस था, वो वाकई देश के लिए अच्छा था, देश को आज़ादी दिलाने के लिए ही था। लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया था देश को आज़ादी दिलाने का, वो बिल्कुल गलत था। न हमारे वेद पुराण से मैच कर रहा था, न भारत की भारतीयता से मैच कर रहा था। ये उनका एक लॉजिक था, जो मन ग्रंथ लॉजिक था कि अहिंसा से हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो भी रिजल्ट आया गलत आया। भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध उसी समय हो गया था जब भारत देश और दुनिया के लिए महात्मा गांधी हुंकार भर रहे थे कि अहिंसा सत्य के रास्ता पे चल के देश, किसी भी देश को आज़ादी मिलेगी। उसी वक्त पूरे दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के आग में झुला और भारत पाकिस्तान की भारत में बंटवारा हुई और उसमें हिंदू मुस्लिम लाखों की संख्या में मारे गए, खून की नदियां बह गई। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसात्मक और सत्य के राह पे आंदोलन जितने भी चलाए गए, उनका पॉजिटिव रिजल्ट कहीं नहीं आया। ना देश को आज़ादी मिली, ना देश में लोग मरने से बचे और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध को महात्मा गांधी रोक पाए। तो महात्मा गांधी का जो पर्पस था वो सही था, लेकिन रास्ता गलत था और उनके द्वारा जो अपनाए गए रास्ते थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसका परिणाम भी गलत था। अगर वो सही होते, उनका रास्ता सही होता, अब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब सही होते, तो निश्चित आज भारत दुनिया का पहला सबसे एक बड़ा इकोनॉमी होता और दुनिया भारत के पीछे होता और हमारे यहाँ मीडिया आज बेरोजगारी भुखमरी की बात नहीं कर रही होती, बल्कि हम ऑलरेडी विकसित देश बन चुके होते। अगर आप सिस्टम अच्छे रखते हो तो परिणाम अच्छा आएगा, सिस्टम बुरा है तो परिणाम भी गलत आएगा। और यही गलत ही परिणाम है कि हम दुनिया का 5वां इकोनॉमी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने हैं। इससे पहले तो हम 11वें 12वें नंबर पे थे, हमारा कहीं खोज भी नहीं था। आज दुनिया का 5वां इकोनॉमी बन के भी हम कुछ दुनिया का कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी 26-27 ट्रिलियन का इकोनॉमी लेके बैठा है। हम 5 ट्रिलियन भी अभी ठीक से नहीं पहुंचे हैं। तो कई गुना ज़्यादा इकोनॉमी अमेरिका का और चाइना का पहले से बन चुका है। तो ये सपना देखना कि भारत विकसित बनेगा, चाइना से अलग ऊपर जाएगा, अमेरिका से ऊपर जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा। इसके लिए एक और महाभारत होना होगा,
तभी भारत आगे निकल सकता है। ऐसे कभी भी भारत आगे नहीं निकल सकता है, चाहे वो बीजेपी का नारा हो या कांग्रेस का या देश के किसी भी पार्टी का हो। कभी भी भारत विकसित नहीं बन सकता, ये मेरा विश्वास है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।